तो आप लोग जिस तरह से इस चैनल पर अपना प्यार दिखा रहे हैं, तो आप इस प्यार को बरकरार रखिएगा। और आप लोग कमेंट भी जो करते हैं कि हम आपके साथ हैं, आपका जिस तरह से आप प्यार दे रहे हैं आपको भी इसी तरह से प्यार मिल रहा होगा, तो यह सही बात है कि इतना जो हमारा चैनल जो ग्रो कर रहा है सिर्फ आप सबों के सपोर्ट के कारण ही कर रहा है। तो आप लोग जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं आप लोग अपना मेहनत करते रहिए, लेकिन हाँ, जितना हम एक्स्ट्रा फैक्ट बोलते हैं आपको उस पर कमेंट होना चाहिए। जितना हम एक्स्ट्रा बात बोलते हैं उतना आप अगर रेगुलर सुनते हैं इस चैनल को तो आपको कोई भी चीज लिखने की आवश्यकता नहीं होगी और ना ही आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरी होगा, क्योंकि आप रेगुलर अगर किसी चीज को सुन रहे हैं एक ही व्यक्ति से तो आपका दिन ब दिन माइंड में बात फिट होते चला जाएगा। और जब बात माइंड में फिट हो जाएगा तो आसानी से आप एग्जाम में बढ़िया कर जाइएगा। और आप जो है कि एक बात मेरा और मान लीजिए आप कि आप जिस भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं फोकस करके आप उसका एक सेट प्रैक्टिस लेके आप डेली लगभग 1 से 2 सेट बनाने का प्रयास कीजिए और सेट बनाने के बाद उसका एक्सप्लेनेशन देखने का भी प्रयास कीजिए, जिससे कि आपका जो है कि तैयारी दिन ब दिन बेहतर हो जाए। तो चलिए आज का हम लोग जो है कि क्वेश्चन जो पूछे थे कि 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है वह भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो यह भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। और 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है यह आपका उत्तर प्रदेश से के मिर्जापुर इलाहाबाद से निकलती है, नैनी नामक स्थान से, वहां से निकलकर आपका मध्य प्रदेश घुसती है और मध्य प्रदेश में से निकलकर आपका जो है कि छत्तीसगढ़ जाती है और छत्तीसगढ़ से उड़ीसा, उड़ीसा के बाद जो है कि आपका आंध्र प्रदेश जाती है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। तो आज का जो बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड दिया जा रहा है वह लोमेश रॉय को दिया जा रहा है। लोमेश रॉय आप एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं, आप जितने भी हमारे सदस्य हैं बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही प्यार देने वाले हैं और बहुत ही चैनल को सपोर्ट करने वाले हैं। तो आप लोग बिना किसी टेंशन का इस चैनल पर बरकरार रहिए, आपका कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो चलिए आज हम जो भी इसका सही जवाब दिए हैं हम उनका क्रमवार करके सबका जो है कि नाम लेने वाले हैं। तो उसमें से ऋषिका कुमारी इसका आंसर भी बहुत भी अच्छे तरीके से दिए हैं, बहुत ही डीप में लिखे हैं। आप भी इसी तरह तैयारी करते रहिए। उसके बाद फिर जो है कि संग्राम सिंह लिखते हैं कि प्यार हमेशा बना रहेगा भाई, बहुत मेहनत करते हैं आप, तो आपके मेहनत में हम 1% भी कमी नहीं करते हैं। जितना कंटेंट आपको हम यहाँ से बोल के दे देते हैं अपना इतना पूरा एकदम एनर्जी के साथ, तो आप भी अपना फुल एनर्जी के साथ जो है कि इस चैनल पर बने रहिए और अधिक से अधिक कंटेंट को कवर करने का प्रयास कीजिए। तो उसके बाद फिर आपका लोमेश राय हो गया, फिर उसके बाद जो है कि आपका उसके बाद है आपका मनोज पासवान जी, आपका ये बहुत सुंदर आंसर है। फिर है उसके बाद कुमार रुपेश जी, आपका भी सही आंसर है। फिर है उसके बाद यूजर TH1PJ, आपका भी सही आंसर है। उसके बाद फिर है आपका इट्स लखनऊ नवाब, आपका भी सही आंसर है। फिर है उसके बाद प्रिया शाह, आपका भी बहुत ही सुंदर आंसर है। उसके बाद फिर है आपका मंजेश कुमार, इनका भी बहुत सुंदर आंसर है। फिर है उसके बाद सौनभ कुमार को भी अगर देखे तो पहला स्थान दे सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं है, आपका भी आंसर बहुत ही अच्छा है। आप भी इसी तरह बने रहिए तो आपका भी तैयारी बहुत जबरदस्त हो जाएगा। आप भी आंसर बहुत डीप में लिखे हैं। उसके बाद फिर है आपका फिर है उसके बाद नीलेश तिवारी, आपका भी आंसर सही है। फिर है उसके बाद सौरभ यादव, आपका भी आंसर सही है। फिर है उसके बाद आपका फोकस टारगेट, आपका भी सही है। जय महाकाल आप किए हैं कमेंट, आपको भी जय महाकाल, आप सभी को जय महाकाल आप सबों का, यह सरस्वती माँ आप सबों का सबका मनोकामना पूर्ण करेंगे। लेकिन आप दिल से जो मेहनत कर रहे हैं बस इसी तरह करते रहिएगा, यह सफलता आपको अवश्य मिलेगी। तो चलिए आज हम अपना सेशन को शुरुआत करते हैं। तो सेशन को शुरुआत करते हैं आपका प्रमुख आयोग, आपका पॉलिटी और राजभाषा को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो आज का पहला सवाल आप लोग को बताना है, राज्य मानवाधिकार आयोग का स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1993। 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना होता है। अर्थात विभिन्न प्रकार के जो भारत के जो लोग हैं, विभिन्न तबके के जो लोग हैं, इनको जो है कि अधिकार में कोई कमी नहीं हो, अधिक से अधिक अधिकार दिलाने का काम करते हैं वह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग करते हैं। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना 1993 ईस्वी को हुआ था। और साथ ही साथ याद रख लीजिएगा ओबीसी आयोग का स्थापना भी 1993 में हुआ था। और साथ ही साथ याद रख लीजिएगा अल्पसंख्यक आयोग का स्थापना भी 93
1993 में हुआ था। यानी अल्पसंख्यक आयोग पूछे या फिर आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पूछे या फिर अल्पसंख्यक आयोग पूछे या ओबीसी आयोग पूछे, सब 1993, सब 1993। और प्रत्येक वर्ष जो राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाते हैं वह हम लोग 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और भारत के अंदर में जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष बनते हैं ना, यह एक प्रकार का बहुसदस्य आयोग है। इसमें एक से अधिक सदस्य होते हैं, जिसमें से अध्यक्ष बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अध्यक्ष जो होते हैं ना, आपका जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होते हैं, उसके जो अध्यक्ष बनने का जो क्वालिफिकेशन है वह आपका सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश होना चाहिए। वो रिटायरमेंट वाला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? यानी चाहे तो आप सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रिटायरमेंट वाला दे दीजिए या फिर अन्य न्यायाधीश दे दीजिए। यानी 34 को जो अभी सुप्रीम कोर्ट में जो आपका न्यायाधीश है वो जब रिटायर कर जाएंगे तो उसी को से जो है कि एक उठा लेंगे और उठा के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में उसे नामित कर देंगे। हाई कोर्ट का नहीं, वो हाई कोर्ट का नहीं, समझिए। आपका राज्य मानवाधिकार आयोग का जब बात करेंगे तो उसमें से आपका हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या फिर आपका अन्य न्यायाधीश लेंगे। लेकिन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है वह केंद्र का चीज है, और केंद्र का जो चीज है उसमें से हम सुप्रीम कोर्ट को कवर करेंगे, ना कि हम हाई कोर्ट को कवर करेंगे। तो ये चीज था। और आप लोग को बता दें, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना डेट सहित याद रख लीजिएगा, क्योंकि अब एग्जाम में डेट सहित कोई चीज पूछता है। याद रखिएगा 12 अक्टूबर 1993, 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन होता है। और इसको और इस समिति का या फिर इस आयोग के गठन करने में जो शामिल होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री शामिल होते हैं, गृह मंत्री शामिल होते हैं, लोकसभा के विपक्ष के नेता शामिल होते हैं, राज्यसभा के विपक्ष के नेता शामिल होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष शामिल होते हैं और राज्यसभा के उपसभापति शामिल होते हैं। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। लेकिन आपको इतना चीज नहीं पूछेगा, आपको याद रखना है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना 1993 में हुआ था और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो आप लोग याद करते हैं अरुण कुमार मिश्रा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष है वह अरुण कुमार मिश्रा है, 8वें नंबर के हैं। तो ये करंट का चीज हो गया। और स्थापना 1993 में हुआ है और राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाते हैं। इतना चीज याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, भारत में सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो आप लोग को लगभग 10 वीडियो में इस बात हम बोल चुके होंगे कि ब्रिटेन के सरकार ने समय समय पर विभिन्न प्रकार के अधिनियम लाए। सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाए और उसी तरह बढ़ते बढ़ते 1781 का आपका एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाए। उसके बाद फिर आपका 1786 में अमेंडमेंट एक्ट लाए और उसी तरह चलते चलते 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाए। इसी तरह चलते चलते 1892, 1909, 1919, 1935 इस तरह से आगे बढ़े। तो इस तरह से आगे बढ़ने में 1919 का जो अधिनियम आया था, जिस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज थे। 1919 अधिनियम में लॉर्ड जॉर्ज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। उन्हीं के अध्यक्षता में आपका भारत में 1919 में जो है कि अधिनियम आया, जिसे हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। और उसी के आधार पर भारत में विभिन्न प्रकार के नियम कानून आए, जिसमें से आप लोग को पता होगा कि इसी के तहत 1919 अधिनियम के तहत 1926 ईस्वी में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। याद रखिएगा, भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1919 अधिनियम के तहत 1926 में दिया गया। और 1926 में ही पहली बार ली आयोग के सिफारिश पर आपका संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। याद रखने का प्रयास कीजिएगा, जिसे हम लोग यूपीएससी के नाम से आज जानते हैं। और यूपीएससी का स्थापना, यह राज्य लोक सेवा आयोग का स्थापना अनुच्छेद 315 के तहत किया जाता है। लेकिन अखिल भारतीय अगर पूछे, अखिल भारतीय सेवा का स्थापना 312, अखिल भारतीय सेवा का स्थापना 312। और अखिल भारतीय सेवा का मतलब होता है, अखिल भारतीय सेवा का जो सृजन जो कर सकता है, जैसे आप लोग को पता होगा, अगर आप यूपीएससी का तैयारी करते होंगे तो आपको 3 प्रकार का पोस्ट उससे मिलता है।
एक आईएएस मिलता है, एक आईपीएस मिलता है, एक आईएफएस मिलता है। अगर इस तरह का और नया सरकार को जरूरत पड़े नया नया पोस्ट का, तो वह राज्यसभा सृजन कर सकता है वैसे पोस्ट का, तो वह जो कर सकती है अनुच्छेद 312 के तहत ही कर सकती है। अर्थात नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन 312 के तहत राज्यसभा को अधिकार दिया गया है कि भाई आप कर सकते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, और याद रखिएगा 1919 अधिनियम के तहत ही 1921 में पहली बार आपका लोक लेखा समिति का भी गठन किया गया था। लोक लेखा समिति जो अभी हम भारत के संसद में देखते हैं कि एक प्राक्कलन समिति है, एक लोक लेखा समिति है, इस प्रकार से बहुत समिति है, लेकिन भारत में मुख्यतः दो समिति बहुत प्रमुख है। उसमें से प्राक्कलन समिति संसद की सबसे बड़ी समिति है, प्राक्कलन समिति, और दूसरी सबसे बड़ी समिति है लोक लेखा समिति। और इसी लोक लेखा समिति का स्थापना 1921 में किया गया था आपका 1919 अधिनियम के तहत, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन यहां पर है भारत में सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत, तो 1919 के मॉन्टेग्यू ट्रांसपोर्ट सुधार अधिनियम के तहत, और हुआ था ली आयोग के सिफारिश पर, ली आयोग के सिफारिश। और ली आयोग का स्थापना 1927 में ली आयोग का पर्सनल स्थापना 1927 में, लेकिन इसके तहत स्थापना 1926 में हुआ था लोक सेवा आयोग का स्थापना, याद रखिएगा। और वर्तमान में जो संघ लोक सेवा आयोग जो है, जिसका उल्लेख 315 में है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का, इसके वर्तमान में अध्यक्ष है कौन है, तो याद रखिएगा मनोज सोनी है। और यूपीएससी में विभिन्न प्रकार के सदस्य शामिल होते हैं, उसमें लगभग 10 सदस्य रहते हैं, यूपीएससी में लगभग 10 सदस्य रहते हैं, शामिल रहते हैं उसके पैनल में। अगला क्वेश्चन, और यूपीएससी के जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं, या संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य रहते हैं, उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति, बहुत आराम से समझिएगा। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति जो करते हैं वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं, और उसी के आधार पर राज्य लेवल पे जब एग्जाम दीजिएगा, जैसे कि यूपीपीएससी का, बीपीएससी का, एमपीपीएससी का जब एग्जाम दीजिएगा, यानी कि राज्य स्तर वाला लोक सेवा आयोग का जब दीजिएगा एग्जाम, तो उसमें से जो उसका अध्यक्ष और सदस्य का जो नियुक्ति करते हैं वह आपका राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं, यानी सेंट्रल लेवल पे यूपीएससी है तो उसका अध्यक्ष सदस्य का मनोनयन या नियुक्ति कर दिया राष्ट्रपति, और राज्य लेवल पे जो रहता है उसका राज्यपाल कर दिया। कौन कर दिया, लेकिन यहाँ पर एक सोचने वाली बात है कि आप लोग को पता है कि दोनों का नियुक्ति समझ में आ गया, कौन कौन करते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग आदमी करते हैं, लेकिन जब वो जो है कि अपना जब उन्हें हटा सकते हैं, याद रखिएगा कि केंद्र वाला अगर यूपीएससी का सदस्य अगर हटता है अपने पद पर से, तो उसे हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को ही है। यानी केंद्र वाला चीज में समझिएगा, केंद्र वाला चीज यानी यूपीएससी में राष्ट्रपति नियुक्त भी कर सकते हैं, उसे हटा भी सकते हैं, लेकिन ये राज्य लोक सेवा आयोग जो है इसमें थोड़ा सा झोल है, इसमें उसको राज्यपाल नहीं हटा सकता। ये क्वेश्चन एनटीपीसी में पिछला बार पूछा गया था कि राज्य लोक सेवा आयोग को कौन हटा सकता है, ऑप्शन में पहले में दे दिया था राज्यपाल, बहुत बच्चा राज्यपाल मार देगा कि ये राज्य वाला चीज है राज्यपाल मार दो, लेकिन ना, राज्यपाल सिर्फ उसे नियुक्त कर सकता है। क्या कर सकता है, लेकिन उसे हटाने का अधिकार उन्हीं के पास है, राष्ट्रपति के पास। किनके पास है, राष्ट्रपति के पास। यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति जो करते हैं वह आपका राज्यपाल करते हैं, लेकिन उन्हें हटाने का अधिकार राज्यपाल को नहीं है, वह जो है कि सेंट्रल वाले आपका राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, भारतीय प्रशासनिक सेवा अर्थात आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईएएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा को, और भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस, यानी आईएएस और आईपीएस को हटाने की सिफारिश या आईएएस और आईपीएस के पद को समाप्त करने का जो पहली बार जो सिफारिश किया था, किस समिति ने किया था, तो याद रख लीजिएगा। आप लोग को एक समिति बताए थे केंद्र और राज्य के संबंध में, राजमन्नार आयोग बताए थे। राजमन्नार आयोग का गठन जो किया गया था वह तमिलनाडु सरकार के द्वारा किया गया था। राजमन्नार आयोग का गठन 1969 में किया गया था और वह 72 में रिपोर्ट दिया था।
तो राजमन्नार आयोग ने ही सिफारिश किया था कि आईएएस और आईपीएस जैसे पद को समाप्त कर देना चाहिए। तो याद रखने का प्रयास कीजिएगा। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा हाईलाइट हो गया, लेकिन आपको राजमन्नार के बारे में याद रखना है कि राजमन्नार आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंध के लिए था और इसका गठन तमिलनाडु सरकार के द्वारा किया गया था 1969 में किया गया था। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और रिपोर्ट किया था 72 में। अगला क्वेश्चन, और केंद्र संबंध में आपको हम एक और समिति बताए थे, पुंछी समिति, सरकरिया समिति। तो ये सारा समिति जो है वो केंद्र संबंध को लेकर बना गया था। अगला क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष जो बनी थी वह कौन बनी थी? तो रोज मिलियन बैथ्यू। रोज मिलियन बैथ्यू, रोज मिलियन बैथ्यू यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। और वर्तमान में मनोज सोनी। और अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 315 याद रखेगा। राज्य लोक सेवा आयोग और केंद्र लोक सेवा आयोग दोनों का उल्लेख 315 में है, दोनों का उल्लेख 315 में है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है और याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम लोकपाल जो बने थे वो कौन बने थे? पिनाकी चंद्र घोष। आप लोग को बता दें लोकपाल के बारे में, भारत के अंदर में जो लोकपाल होता है या पूरे विश्व के अन्य देशों में जो लोकपाल होता है उसका सबसे मुख्य कार्य जो है वो भ्रष्टाचार को कम करना, भ्रष्टाचार को यानी करप्शन को कम करने का मुख्य उद्देश्य लोकपाल का है। और लोकपाल का पहली बार जो गठन करने वाला देश था वह स्वीडन था। कौन था? स्वीडन था। याद रखेगा, स्वीडन था। और स्वीडन ने ही पहली बार आपका लोकपाल को लाया और उसी के आधार पर अन्य देश ने अपने अपने राज्य या देश में लोकपाल को लागू करना शुरू किया। और उसमें से भारत जो है लोकपाल को पहली बार संसद में जो पेश किया कि भैया इसको भी भारत में भी लागू किया जाए अन्य देशों की भांति। तो पहली बार 1968 में 1968 को पहली बार भारत के संसद में पहली बार जो पेश किया गया था 1968 में, लेकिन वह पास नहीं हो पाया, वह सिर्फ और सिर्फ लोकसभा तक ही सीमित रहा। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत में लोकपाल को लाने वाला व्यक्ति कौन था, तो के.एम. मुंशी था। के.एम. मुंशी था। के.एम. मुंशी था। और के.एम. मुंशी ने ही आपका जन्म कुंडली की संज्ञा दिया है प्रस्तावना को। प्रस्तावना को जन्म कुंडली की संज्ञा के.एम. मुंशी ने ही दिया है, अर्थात सबसे पवित्र भाग बताया है आपका के.एम. मुंशी ने आपका प्रस्तावना को। समझ में आ गया? 1968 में पास नहीं हुआ, आगे चलकर लास्टली 2013 ईस्वी में, फाइनली 2013 ईस्वी में लोकसभा में भी पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया अंततः। यानी कि आपका पहली बार जो लोकपाल भारत में पेश हुआ और पास भी हो गया 2013 में। 2013 में और 2013 में पास होने के बाद पहली बार लोकपाल को जो नियुक्त किया गया 2019 में। 2019 में भारत सरकार के द्वारा पहली बार लोकपाल को नियुक्त किया गया और भारत के जो पहले लोकपाल बने थे पीसी घोष या पिनाकी चंद्र घोष, पिनाकी चंद्र घोष। और लोकपाल जो होता है उसका काम है भ्रष्टाचार को कम करना। और लोकपाल का जो कार्यकाल होता है वह लगभग 5 वर्ष का होता है। और लोकपाल का बनने का जो न्यूनतम उम्र है वह 45 साल है, 45 साल है। और रिटायरमेंट का आयु 70 साल, रिटायरमेंट का आयु 70 साल। अगला क्वेश्चन, और इसका जो चयन करते हैं वह प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में किया जाता है। याद रखिएगा लोकपाल का। और लोकपाल जो बनते हैं यह भी आपका रिटायरमेंट न्यायाधीश बनते हैं, रिटायरमेंट न्यायाधीश बनते हैं। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, मानवाधिकार आयोग या फिर आपका अगर क्वेश्चन पूछे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक किस प्रकार का संगठन है, तो वह एक गैर संवैधानिक संगठन है। मानवाधिकार का जो है कि उल्लेख हमारे संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। इसे सिर्फ एक अधिनियम बनाकर संसद ने जो है कि भारत में रक्षा के लिए लागू कर दिया है कि सभी के अधिकार का रक्षा किया जाए। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, बहुत मस्त क्वेश्चन, राजनीतिज्ञ एवं अपराधी के मेल जोल या संबंध की जांच करने वाली समिति कौन सी है, तो वह बोहरा समिति है। कौन सी समिति? आप लोग को पता होगा कि भारत में बहुत बड़े बड़े नेता, दिग्गज नेता सब रहते हैं जो कि राजनीतिक में बहुत बड़ा उलटफेर कर देते हैं। और वह जो है कि बड़े बड़े जो है कि आतंकवादी या फिर आपका नक्सलवादी सबको भी पालते हैं। नहीं कहता है कि नेता ही जो है कि आपका बदमाश सबको पालता है। तो याद रखने का प्रयास कीजिएगा कि इसी के आधार पर चुनाव आयोग ने एक समिति बनाया जिसका नाम है बोहरा समिति।
बोरा समिति ने ही जांच करता है कि देखते हैं कि इस व्यक्ति जो नेता है एक्स नाम का नेता, ये क्या वाई नाम के बदमाश से इसका लिंक है कि नहीं है, अर्थात वो अगर लिंक रहेगा तो उसको जांच करने का जो प्रयास करेगा वो बोरा समिति करेगी। कौन करेगी? यानी बोरा समिति का संबंध भी कहीं ना कहीं चुनाव से है, कहीं ना कहीं चुनाव से है, या फिर राजनीतिक और अपराधी के बीच जो मेल रहता है, ये संबंध रहता है, उसे तोड़ने के लिए या उसकी जांच करने के लिए बोरा समिति। लेकिन आप लोग को बताए थे दिनेश गोस्वामी समिति चुनाव से, दिनेश गोस्वामी समिति चुनाव से, और चुनाव से संबंधित एक और समिति बताई थे ताराकुंडे समिति। ताराकुंडे समिति के सिफारिश पर वोट देने का आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष, 21 से घटाकर 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का जो सुझाव दिया था प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोकपाल का गठन करने का मांग किया था। और अगला क्वेश्चन बताइएगा, संसद में प्रथम लोकपाल विधेयक किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? 1968 में, 1968 में। तो ये सब चीज बताते हैं ना, आपको याद रहेगा, इसे रटते रहिएगा, याद जल्दी नहीं रहेगा माइंड में। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जाता है? आप लोग को पता है लोक सेवा आयोग जो होता है इसका स्थापना 315 में किया गया है। अगर वह संविधान के विरुद्ध काम करता है जिससे कि संविधान का हनन होता है, वो जो है कि इसको जो हटा सकते हैं, वो भारत के राष्ट्रपति हटा सकते हैं। बता चुके हैं कि राज्य लोक सेवा आयोग रहे या केंद्र लोक सेवा आयोग रहे, दोनों को हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। और याद रखिएगा अनुच्छेद 317 के तहत हटाते हैं, अनुच्छेद 317 के तहत हटाते हैं, याद रखिएगा। नियुक्त वगैरह करते हैं आपका 315 में, उसमें गठन किया गया है, लेकिन उसको हटाने का अधिकार 317 में। और 117 में वित्त विधेयक, 117 में वित्त विधेयक, 117 में वित्त विधेयक, लेकिन वित्त आयोग 280, वित्त आयोग 280, याद रखिएगा। वित्त आयोग के बारे में सब क्वेश्चन हम बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया गया, अभी जो आप क्वेश्चन किए थे वही क्वेश्चन यहाँ पर मिल गया। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो वह उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। समझ में आ गया? अगर पूछेंगे हम कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट के आपका रिटायरमेंट न्यायाधीश होते हैं। लेकिन अगर पूछेंगे राज्य मानवाधिकार आयोग, तो राज्य मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वह हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त 10 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष के अतिरिक्त 10 सदस्य, यानी वर्तमान में यूपीएससी को अगर देखते हैं तो वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष मनोज सोनी है। मनोज सोनी के अलावा 10 सदस्य और उस पैनल में शामिल है, याद रखने प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, टोटल हम भाग बताए थे, सब भाग बताए थे, भाग में से एक भाग बताए थे भाग 17। भाग 17 में राजभाषा है, भाग 17 में राजभाषा। एक बार भाग फिर से क्लियर कर देते हैं, सबका रिकॉल हो जाएगा। भाग 1 में केंद्र और राज्य है, भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है, भाग 4 में डीपीएसपी है, भाग 4 के क में मूल कर्तव्य है, भाग 5 में संघ है, भाग 6 में राज्य है, भाग 7 खत्म है, भाग 7 खत्म है या निर्वासित है, और भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश है, भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश है। भाग 9 में पंचायत है, भाग 9 में पंचायत है, भाग 9 के क में नगर पालिका है, भाग 9 के ख में सहकारी संघ है, और भाग 10 में SC ST है, भाग 11 में केंद्र संबंध है, केंद्र संबंध पढ़ चुके हैं हम लोग। भाग 12 में वित्त है, ब से 12, ब से वित्त। जब वित्त मिल गया 12 में, तो 13 में व्यापार, 13 में व्यापार, यानी 13 में व्यापार। 14 में आपका है आपका विभिन्न प्रकार के सेवाएं, विभिन्न प्रकार के सेवाएं, यानी आप लोग को अभी जैसे हम पढ़ाते यूपीएससी बीपीएससी सब जो होता है वो 14 भाग में ही आता है, ये सब चीज ध्यान से रखिएगा। और 14 का एक को भी होता है, 14 का एक को होता है अधिकरण, आप लोग को पता है 14 का को एक अधिकरण होता है। और अधिकरण का मतलब आप लोग को भी बता चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत या हाई कोर्ट के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे जो है कि स्टेज में फैसला लिया जाता है। जैसे कि मोबाइल कोर्ट बताए थे आपका, जो है कि मोबाइल कोर्ट के अलावा जो है कि आपका एक और चीज बताए थे, जैसे कि ये क्या कहते हैं उसको, लोक अदालत बताए थे। लोक अदालत यानी कि छोटे छोटे स्तर पर जाके जो फैसला सुनाने का काम करता है वह आपका अधिकरण के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के अंदर में रह के वो फैसला सुनाने का काम करते हैं। उसका जो है कि 14 के क में रखा गया है। वहीं भाग 15 में निर्वाचन है, भाग 15 निर्वाचन,
और भाग 16 में आपके कुछ वर्गों के हितों में संरक्षण है, भाग 17 में राजभाषा है, भाग 18 में आपात उपबंध है, भाग 19 में प्रकीर्ण है, और भाग 20 में आपका संविधान संशोधन है, भाग 21 में आपका जो है कि अस्थायी संक्रमणकालीन है, और भाग 22 में आपका संक्षिप्त नाम है, और उसी में आपका संविधान का हिंदी में रूपांतरण का भी उल्लेख किया गया है, जो कि राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है। तो भाग 17 जो है राजभाषा है। राजभाषा का मतलब होता है कि भारत के अंदर में कितने राजभाषा है, नहीं है, या भारत का राज्य की भाषा क्या है, अर्थात भाषा के संबंध में हम लोग भाग 17 में पढ़ते हैं। और भारत के अंदर में पहली बार राजभाषा एक आयोग भी बना है। भारत के अंदर में एक राजभाषा आयोग भी बना है, जो पहली बार 1955 में बना था। 1955 में आप लोग को पहला विधि आयोग का स्थापना भी बताए हैं, और 1955 में आप लोग को हम बताने जा रहे हैं आपका पहली बार राजभाषा आयोग। राजभाषा आयोग का स्थापना 1955 में बीजे खरे की अध्यक्षता में, बीजे खरे की अध्यक्षता में पहली बार राजभाषा आयोग का स्थापना 1955 में किया गया, और अनुच्छेद 344 के अंतर्गत, अनुच्छेद 344 याद रखिएगा, अनुच्छेद 343 और 344 बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 343 में आपका भारत की जो राजभाषा जो होगी वह हिंदी होगी, जो कि देवनागरी लिपि में लिखी जाएगी। किस लिपि में? यानी हिंदी जो लिखा जाता है देवनागरी में, वही चीज का उल्लेख है 343 में। यानी हिंदी भाषा देवनागरी में लिखी जाएगी 343 के तहत, और 44 में राजभाषा आयोग बना देंगे। 44 में राजभाषा आयोग। और भारत में पहली बार राजभाषा आयोग का स्थापना 1955 में किया गया था, और करने वाले व्यक्ति थे बीजे खरे। बीजे खरे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को हम बता रहे हैं कि आपका भारतीय संविधान के किस अनुसूची में आपका भाषा का वर्णन है? तो 8वीं अनुसूची में राजभाषा का वर्णन है, और 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में कुल 14 राजभाषा थे, और 14 राजभाषा में आपका संशोधन कर करके आज 2024 का अगर 8वीं अनुसूची देखते हैं तो कुल इसमें 22 राजभाषा है। कितना भाषा? 22 राजभाषा है। तो उसमें से जो पहले से 14 था, तो 14 को नहीं पूछता है एग्जामिनर, आपको जो 15 से लेके 22 तक बना है इसको पूछता है। तो आप लोग को एक बार रिकॉल करा देते हैं, तो आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। तो पहली बार 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत पहली बार सिंधी को जोड़ा गया, सिंधी को 15वां भाषा के रूप में जोड़ा गया। उसके बाद याद रख लीजिएगा 71वां संविधान संशोधन 1992, 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत आपका मुख्यतः 3 भाषा, नोमक और नमक, यानी नेपाली, मणिपुरी, कोकनी। नेपाली, मणिपुरी, कोकनी हो गया आपका 71वां 1992 हो गया। कितना? 15 3 18 हो गया। अब 4 भाषा को जोड़ेंगे अंतिम बार, और अंतिम बार जो जोड़ेंगे वह 52वां संविधान संशोधन 2003, 92 संविधान संशोधन 2003 के तहत 4 भाषा को जोड़ा गया। याद रखिएगा बोडमास, यानी बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। और बोडो जो चलती है वो असम में चलती है, डोगरी जम्मू कश्मीर में। डोगरी कहां चलती है? जम्मू कश्मीर में। तो कुल 22 राजभाषा को शामिल किया गया है 8वीं अनुसूची में, और 22 भाषा में कहीं भी अंग्रेजी और राजस्थानी नहीं है। अगला क्वेश्चन, संविधान देखिएगा, भाषा के संदर्भ में कम से कम आपको 4 अनुच्छेद याद रखना पड़ेगा, कम से कम 4, और 4 से ही आपका काम चल जाएगा, जहां तक मेरा मानना है। एक 343 और 44 तो माइंड में फिक्स हो गया होगा। 343 में देवनागरी, यानी हिंदी जो लिखी जाएगी वो देवनागरी भाषा में लिखी जाएगी, और 344 में आयोग बना देंगे। क्या बना देंगे? यानी राजभाषा आयोग पहली बार 1955 में बीजे खरे की अध्यक्षता में। वहीं याद रखिएगा एक अनुच्छेद 350 का को, एक याद रखेगा 351, एक याद रखेगा 350 का को, एक याद रखेगा 351। तो 350 के को में याद रखिएगा कि आपका भारत में जो आपका जो प्राथमिक शिक्षा दिया जाएगा वह 350 के को के तहत दिया जाएगा हिंदी भाषा में। याद रख लीजिएगा। यानी आप लोग को पता होगा जब आप प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर रहे होंगे, जब आप बच्चा में पढ़ रहे होंगे, दो क्लास में, एक क्लास में या बच्चा में, तो आप लोग को वहां पर को ख लिखने के लिए बताया जाता होगा बचपन में। यानी 350 के को जहां बोलेंगे तो प्राथमिक शिक्षा ले लेंगे, 350 के को में प्राथमिक शिक्षा, और लास्ट में 351 में हिंदी को प्रोत्साहन दे देंगे। हिंदी को प्रोत्साहन, यानी उसको बढ़ावा देने का काम करेगी भारत सरकार, और हम एक और आप एक भारतीय होने के नाते। तो 4 अनुच्छेद को एक बार आपको रिकॉल करा दे रहे हैं। 343 में आपका देवनागरी भाषा लिखी जाएगी हिंदी को,
और 344 में आपका राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा और 350 के क ख में हम प्राथमिक भाषा सीखेंगे, यानी प्राथमिक शिक्षा हिंदी में दी जानी चाहिए। 350 का क यानी क ख हम सीखेंगे प्राथमिक में। उसके बाद 351 में दे दिए प्रोत्साहन हिंदी को, क्या दे दिए? प्रोत्साहन। ये 4 अनुच्छेद याद रखना जरूरी है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए और याद रखिएगा, उत्तराखंड की जो द्वितीय राजभाषा बनी है वो आपका संस्कृत बनी है। कौन बनी है? संस्कृत। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा को संस्कृत के रूप में मान्यता दी है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ एक संस्था है जो भारत के तिरुपति आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये सब क्वेश्चन आपको बहुत सारा बुक में नहीं मिलेगा, आप लोग पढ़िए, आप लोग को एक्स्ट्रा फैक्ट दे रहे हैं, आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिए। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति आंध्र प्रदेश में। आप लोग को पता होगा तिरुपति बालाजी बहुत फेमस मंदिर है, तो वहीं पर आपका संस्कृत का यूज किया जाता है अधिक मात्रा में, इसीलिए याद रख लीजिएगा आपका संस्कृत का वहां पर विद्यापीठ है, एक संस्था के रूप में काम कर रही है, वह तिरुपति बालाजी आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन, आप लोग को पता है कि भारत में अभी तक कुल 6, भारत में अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, रेलवे को खास करके इस टॉपिक को छूता है। भारत के अंदर में कुल 6 ऐसे भाषा है जिसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। आप लोग को जब हम वीडियो पहले का जब देखते होंगे, जो स्टूडेंट जो पहले का वीडियो मेरा देखते होंगे, तो ये सब चीज पे हम चर्चा कर चुके हैं शास्त्रीय भाषा में। तो भारत में कुल शास्त्रीय भाषा की संख्या 6 है। 6 में से आपको हम मैप के द्वारा याद करवाते हैं। पहले हम उड़ीसा से शुरू करते हैं। उड़ीसा में उड़ीसी चलता है। उड़ीसा के बाद हम लोग आंध्र प्रदेश जाएंगे। उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश जाएंगे और आंध्र प्रदेश में तेलुगु होगा। उसके बाद आंध्र प्रदेश के बाद हम लोग तमिल जाएंगे, मतलब तमिलनाडु जाएंगे। तमिलनाडु में तमिल को देखेंगे और तमिल के बाद हम लोग चल जाएंगे पश्चिमी घाट में। अभी तक हम पूर्वी घाट में चल रहे थे, अब पश्चिमी घाट में चल जाएंगे और पश्चिमी घाट में सबसे पहले हमको केरल मिलता है और केरल में हम लोग मलयालम। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कर्नाटक। कर्नाटक में कन्नड़। कर्नाटक में कन्नड़। कितना पूरा? 5 पूरा गया। एक ओवरऑल संस्कृत, एक ओवरऑल, यानी एक बार फिर से उड़िया, उसके बाद तेलुगु, फिर तमिल, फिर मलयालम, फिर कन्नड़, ओवरऑल एगो याद रखना संस्कृत। यानी कुल 6 ऐसे राज्य की कुल ऐसे 6 भाषा है जिसको शास्त्र भाषा का दर्जा दिया गया है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से कौन एक शास्त्र भाषा है या नहीं है, तो आप लोग आराम से छट लीजिएगा तो आराम से आपका हो जाएगा। लेकिन यहीं तक एग्जामिनर नहीं रुकेगा। भारत सरकार ने जो समय समय पर जो आपका शास्त्र भाषा का दर्जा दिया है कुल 6 भाषा को, वो किस किस वर्ष दर्जा दिया है, वो क्वेश्चन आप जब सेट मारिएगा, प्रीवियस सेट आप 2021-22 में जो एग्जाम हुआ था एनटीपीसी का, देखिएगा भर भर के क्वेश्चन पूछा गया है। एक एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन शास्त्र भाषा से फिक्स था, भले वो क्वेश्चन रिपीट हो जाए लेकिन एक क्वेश्चन डालता था। तो आप हम लोग का कर्तव्य बनता है कि हम लोग उसे कवर कर चले। तो सबसे पहले जो शास्त्र भाषा का दर्जा दिया गया था, वह शास्त्र भाषा का दर्जा दिया गया था, याद रख लीजिएगा, तमिल को। किसे दिया गया था? तमिल को। भारत के अंदर में सबसे पुरानी शास्त्र भाषा तमिल को दी है। देखिएगा, उड़ीसा से हम पहले पूर्वी घाट का बात किए थे। पूर्वी घाट में हम 3 राज्य को लिए थे, उड़ीसा को लिए, आंध्र प्रदेश को लिए, तमिलनाडु को लिए। तो उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक जो चले हैं हम सीधा चले हैं, उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक सीधा चले हैं। यानी उड़ीसा जो है वह सबसे नया भाषा बना देंगे और आपका सबसे लास्ट जो है आपका जो है कि यहाँ पर पूर्वी घाट का जो सबसे लास्ट है आपका तमिलनाडु में आपका चलता है भाषा जो है कि तमिल चलता है। तो तमिल जो है कि सबसे पुराना, यानी उड़ीसा सबसे नया, तमिल सबसे पुराना। तो 2 क्वेश्चन यहां से बन गया, याद रखिएगा। अब आपको ईस्वी बताते हैं। तो 2004 से शुरू किया गया है, 2014 तक दिया गया है भाषा, उसके बाद किसी को नहीं दिया गया है। यानी 6 को हम इसी में देखने वाले हैं, 4 से लेकर 14 तक। तो 2004 में, अच्छा देखिएगा, आप इसे यहां देखिएगा, 2 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आपको हम क्या बताएं? आपको बताएं कि उड़िया सबसे नया है और सबसे पुराना है तमिल। तो इसका मतलब क्वेश्चन बन जाएगा 2004 में किस भाषा को लेंगे? तमिल को। किसको लेंगे? तमिल को। और सबसे नया बताएं उड़िया, तो नया 2014 में लेंगे। 2014 में नया, तो 2 क्वेश्चन हो गया, 4 क्वेश्चन हो गया। सबसे नया भाषा उड़िया, सबसे पुराना भाषा तमिल। और तमिल भाई कब दर्जा दिया? 2004 में। तमिल को 2004 में। और उड़िया 14। अब आपको हम बीच में और कुछ भाषा दे रहे हैं।
आप लोग को अब बताते हैं संस्कृत को कब दिया, आपको कुछ जुगाड़ देते हैं। दो भाषा मेरा क्लियर हो गया कब कब दिए हैं, नया पुराना में के तहत क्लियर हो गया। संस्कृत जो हम लोग जब पूजा पाठ करने लगते हैं तो संस्कृत में मंत्र का होम जाप किया जाता है। तो जब आप देखते होंगे जैसे उधर बैठते हैं पंडित जी बैठते हैं, आप इधर बैठते होंगे तो बोलते हैं ओम नमः स्वाहा, तो आप इस पांचों उंगली का यूज करके यहाँ पर ऐसे देते होंगे, देते हैं यानी 5 यानी इकाई डिजिटल ईस्वी का 5 यानी संस्कृत 2005, संस्कृत 2005। जब तक आप ऐसे कुछ जुगाड़ नहीं बनाइएगा तो ये काम सफल नहीं हो पाएगा। आप लोग कुछ जुगाड़ बनाइए नहीं तो वो मिक्स भेज हो जाएगा आपका एग्जाम में जाके। तो आप लोग जो है कि अधिक से अधिक इस कंटेंट पे देने का प्रयास कीजिए। तो एक बार फिर से 3 को कवर कर रहे हैं। आपका सबसे नया हो गया उड़िया, हम बताएं 4 से लेकर 14 तक ही कवर करना है। तो 14 में उड़िया नया हो गया, अब पुराना 4 में ले लेगा, पुराना वाला 4 में यानी तमिल ले लेगा, ठीक। उसके बाद संस्कृत में हम लोग 5 उंगली से जाप करते हैं, यानी 2005, 2000 कितना हो गया 5 यानी मेरा 3 भाषा खत्म, अब 3 का झोल बचा है। तो 3 को भी हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो याद रख लीजिएगा तेलुगु और कन्नड़, यानी कहने का मतलब है, कहने का मतलब आप लोग को जब हम मेरा साइंस का क्लास करते होंगे, साइंस का जब क्लास करते होंगे तो साइंस के क्लास से आपको कुछ हम कंटेंट लेके आपको तेलुगु और कन्नड़ दोनों को याद करवा देंगे एक ही बिना प्रेशर का। तो आप लोग को पता है, आप लोग को हम बताए थे कान का अध्ययन ओडोंटोलॉजी, यानी ओ से शुरू करते हैं, यानी 8 ओ से शुरू करते हैं 8, यानी कि आप लोग देखते होंगे जब कान वगैरह दर्द करता है तो कान में तेल दिया जाता है, कान में तेल देते हैं, कान में सरसों तेल दिया जाता है। तो इसका मतलब है, याद रख लीजिएगा आप लोग, कान में हम तेल दे रहे हैं, कान में क्या दे रहे हैं, तेल दे रहे हैं, यानी तेल यानी तेलुगु, कान यानी कन्नड़, कान का अध्ययन ओडोंटो यानी 2008, दोनों 2008, ये समझ में आया नहीं आया? यानी कान का अध्ययन ओडोंटोलॉजी होता है, यानी 8 बना लेंगे, कान से कन्नड़ भी बन गया, 8 से 8 भी बन गया। और याद रखिए 8 हम कैसे बनाए, क्योंकि कान का जो अध्ययन कहलाता है वह ओडोंटोलॉजी कहलाता है, और ओडोंटोलॉजी यानी ओ से यानी 8 ने हमको पकड़ा दिया कान को, यानी कन्नड़ को पकड़ा दिया, अब कान में तो हम तेल डाल देंगे। तो इसका मतलब तेलुगु और कन्नड़ 2008, कन्नड़ और तेलुगु 2008। और एक भाषा जो बचा वह बचा मलयालम यानी केरल वाला। तो आप लोग को पता है कि 2013 तक ही आपका जो है कि कांग्रेस की सरकार थी, 14 के बाद बीजेपी की सरकार है। तो इसका मतलब 13 में जो है कि माल पानी नहीं दिया होगा कांग्रेस का सरकार, इसीलिए उसका सरकार गिर गया। यानी 2013 में माल यानी मलयालम, 2013 में मलयालम, 2013 में मलयालम। एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं, सबसे नया भाषा उड़िया यानी 2014 कवर कर लेगा, 2014 कवर कर लेगा। उसके बाद सबसे पुराना आपका है जो है कि तमिल यानी कि 2004। और उसके बाद संस्कृत में हम लोग 5 उंगली का यूज करते हैं 2005। और कान में हम लोग तेल देते हैं, यानी कन्नड़ और तेलुगु यानी कान में तेल दे रहे हैं, यानी कन्नड़ और तेलुगु। कान का अध्ययन ओडोंटो यानी 8 और माल कब ने दिया कांग्रेस 13 में, तब ना सरकार गिर गया, यानी मलयालम 13। और जो बच्चा प्रीवियस बनाते होंगे उनको लग रहा होगा कि हाँ आज माइंड में बैठा, नहीं तो क्वेश्चन आता था एक बार छूट जाता था, तब नहीं छूटेगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, प्रथम वर्ष 1957 में प्रथम राजभाषा संयुक्त समिति का जो गठन किया गया था किसकी अध्यक्षता में? याद रख लीजिएगा, पंडित गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में, पंडित गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में। यह जो है कि आपका उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने थे, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, और इसी के नाम पे पंतनगर कॉलेज का भी स्थापना 1960 में किया गया था, आप लोग को पता है, जो कि हरित क्रांति का जो कि आपका जन्म स्थान कहलाता है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन, भारत के 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से कौन सी भाषा दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है? वह कौन सा है? बंगाली भाषा। कौन सी भाषा? बंगाली भाषा, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अब ज्योग्राफी का थोड़ा बहुत क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, उसको हम ले लेते हैं, उसके बाद तब फिर अपने सेशन को समाप्त कर देंगे।
आप लोग को बताना है भारत की राजधानी कहाँ है? दिल्ली। नई दिल्ली। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। और नई दिल्ली जो भारत की राजधानी बनी है वह कब ट्रांसफर हुई है? 1912 में। 1912 में। भारत के पहले राजधानी कलकत्ता हुआ करता था। कलकत्ता से इसका राजधानी 1912 में लॉर्ड हार्डिंग दूत के समय ट्रांसफर हुआ। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई जो है वह 15,200 किलोमीटर है। स्थल सीमा कहने का मतलब अलग अलग, आप लोग को पता है कि भारत विभिन्न प्रकार के देश से जो है कि सीमा लगाता है। तो विभिन्न प्रकार से देश से जो सीमा लगाता है उसमें से स्थल वाला यानी मिट्टी वाला जो सीमा लगाता है उसकी लंबाई कुल अगर जोड़िएगा तो 15,200 किलोमीटर है। लेकिन अगर आप उसका जल सीमा को जोड़िएगा जैसे समुद्र से लगा हुआ है तो याद रख लीजिएगा वह उसकी लंबाई है 7516 किलोमीटर। 7516। लेकिन मुख्य तट की लंबाई है 6100। मुख्य तट की लंबाई है 6100। और ये तीनों क्वेश्चन अपने आप में बहुत फेमस है और आप कैसे जुगाड़ से अपना माइंड में याद रखिए वो आपका मैटर है, एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। आप इसका एक ही उपाय है, आप इसको बार बार रिकॉल कर लीजिए, आपका कहीं नहीं छूटेगा। अगला क्वेश्चन, भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी। भारत की जलवायु मानसूनी है। भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी। और मानसूनी जो है वह एक अरबी भाषा का शब्द है। मानसूनी जो है एक अरबी भाषा का शब्द है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और सुनामी जो है वह जापानी भाषा का शब्द है। सुनामी जो है वह जापानी भाषा का शब्द है, याद रखिएगा, क्योंकि सुनामी वगैरह सबसे अधिक जो आता है वह जापान में आता है। कहां में आता है? जापान में आता है। अगला क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263। और मेरा एक दोस्त था वह एक एग्जाम में क्वेश्चन को गलत मार दिया था, समझ लीजिए। इसीलिए कोई भी क्वेश्चन को आपको जो है कि उतना जल्दीबाजी में नहीं लगाना। अगर इजी क्वेश्चन एग्जाम में गलती हो जाएगा और जब आप एग्जाम में गलती कर दीजिएगा कोई इजी क्वेश्चन और आपको उसी समय लग जाएगा कि यह क्वेश्चन मेरा जो है कि गलती हो गया, तो याद रखिएगा कि आपका माइंड वहीं पर पूर्णतः केंद्रित हो जाएगा और लगेगा कि अरे यार ये तो हल्का भी क्वेश्चन गलती कर दिए, अब तो मेरा खेले बिगड़ गया। इसीलिए आप वैसा काम नहीं कीजिए, नहीं तो फिर गलती हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है विश्व के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत भारत कितना है? 2.4। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से पूछे तो 2.4 है। अगर आपका क्षेत्रफल के हिसाब से पूछे 2.4 है। अगर आपका जो है कि जनसंख्या के हिसाब से पूछे 17.7 है। 17.7 है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, बात कर लो, बात करना है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है पुदुचेरी का विस्तार, पुदुचेरी का भौगोलिक विस्तार जो है भारत के 3 राज्यों में है। भारत के 3 राज्यों में पुदुचेरी जो एक केंद्र शासित प्रदेश है उसका विस्तार भारत के 3 राज्यों में है। 3 राज्यों में से एक तमिलनाडु है, एक केरल है, एक आंध्र प्रदेश है। यानी पुदुचेरी का इलाका जो है वह 3 क्षेत्रों में पड़ता है। तो आंध्र प्रदेश का में जो है वह उसे यनम कहते हैं, और जो केरल में है उसे माहे कहते हैं, और जो आपका तमिलनाडु में है उसे कराईकल कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितना है? 13। बड़ा बंदरगाह है 13 और 13वां बना है बदावन। 13वां बना है बदावन, याद रखिएगा। और भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई, सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई। और भारत के अंदर में याद रखिएगा एकमात्र ज्वारीय बंदरगाह है कांडला। कांडला एकमात्र ज्वारीय बंदरगाह है और कांडला का ही नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखा गया है। और भारत का एकमात्र रसायन बंदरगाह के नाम से दाहेज रसायन बंदरगाह दाहेज, यह भी गुजरात में है। यह भी कहां है? और भारत के अंदर में एकमात्र नदीय बंदरगाह, नदी पे स्थित बंदरगाह कलकत्ता। कौन सा है? कलकत्ता। और कलकत्ता बंदरगाह के भार को कम करने के लिए हल्दिया बंदरगाह का स्थापना किया गया है। और याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का एक और नाम है नहावा शोभा बंदरगाह। नहावा शोभा बंदरगाह का नया नाम जो है या फिर उसका दूसरा नाम जो है वह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, जो भारत के महाराष्ट्र में है, जो भारत के महाराष्ट्र में। और तूतीकोरिन बंदरगाह और एन्नोर बंदरगाह दोनों पूर्वी घाट पे तमिलनाडु में है, दोनों पूर्वी घाट पे तमिलनाडु में है। और पारादीप बंदरगाह उड़ीसा, पारादीप बंदरगाह उड़ीसा, पारादीप बंदरगाह उड़ीसा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? हाथी। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है, जिसे 2010 में घोषित किया गया। याद रखिएगा 2008 में गंगा नदी को घोषित किए, 2009 में डॉल्फिन, 8 में पहले गंगा, फिर 9 में डॉल्फिन दिए, और फिर 10 में हाथी, 10 में हाथी। और हाथी का वैज्ञानिक नाम एलिफास इंडिका, एलिफास इंडिका। और हाथी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य पेरियार, पेरियार केरल में। पेरियार कहां है? केरल में, याद रखने प्रयास कीजिएगा। और
प्रत्येक वर्ष हाथी दिवस 12 अगस्त को, 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस और विश्व हाथी दिवस दोनों मनाते हैं 12 अगस्त को। और शेर दिवस मनाते हैं 10 अगस्त को, शेर दिवस 10 अगस्त। लेकिन बाघ दिवस 29 जुलाई, बाघ दिवस 29 जुलाई, बाघ दिवस 29 जुलाई। अगला क्वेश्चन, राष्ट्र पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पाबो क्रिस्टेसस। राष्ट्र पक्षी मोर है जिसे 1963 ईस्वी में भारत का राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया गया। 1963 में इसका वैज्ञानिक नाम है पाबो क्रिस्टेसस। और राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, इसका वैज्ञानिक नाम है फाइकस पेंडालेसिस, फाइकस पेंडालेसिस। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, इसका वैज्ञानिक नाम है निलेम्बो न्यूसिफेरा गार्टन, निलेम्बो न्यूसिफेरा गार्टन। अगर पूछे भारत का राष्ट्र चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। भारत का राष्ट्र चिन्ह अशोक स्तंभ। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है और इसके रचयिता आपके रविंद्रनाथ टैगोर है। और इसे पहली बार आपका 1911 में आपका पंडित विश्व नारायण धर की अध्यक्षता में पहली बार जो है कि कलकत्ता अधिवेशन में गया और इसे गाने में कुल 52 सेकंड का समय लगता है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम, भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम और इसे गाने में कुल 65 सेकंड, कितना सेकंड? 65 सेकंड लगता है। और आपका वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। और याद रखिएगा वंदे मातरम पहली बार आपका 1896 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसके अध्यक्ष थे आपके रहमतुल्लाह सियानी, रहमतुल्लाह सियानी। अगला क्वेश्चन, भारत का राजकीय भाषा, भारत का कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राजकीय भाषा हिंदी, राजकीय भाषा हिंदी। और राष्ट्रीय लिपि देवनागरी, राष्ट्रीय लिपि अच्छा हिंदी जो लिखी जाएगी देवनागरी भाषा में कौन अनुच्छेद के तहत? 343। और आयोग का गठन 44, आयोग का गठन। अच्छा, प्राथमिक भाषा में शिक्षा 350 का क, 350 का क। और प्रोत्साहन 51, 351 में प्रोत्साहन। चलिए ठीक है, याद रह रहा है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्र ध्वज तिरंगा, भारत का राष्ट्र ध्वज तिरंगा, भारत का राष्ट्र ध्वज तिरंगा। और तिरंगा में कितना चक्र? एक। चक्र कितना? तिल्ली 24, तिल्ली 24। राष्ट्र नदी गंगा, राष्ट्र नदी 2008 में। राष्ट्रीय जल जीव डॉल्फिन, राष्ट्रीय जल जीव डॉल्फिन। और डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम है प्लेटानिस्टा गंगेटिक, प्लेटानिस्टा गंगेटिक। तो चलिए आज का लास्ट सवाल आप लोग के लिए हम लोग रख रहे हैं कि भारत जो है या फिर भारत में प्रारंभ समय में कुल कितने जो है कि आपका 8वीं अनुसूची में कुल कितने राजभाषा शामिल था? यानी प्रारंभ में 8वीं अनुसूची में या फिर मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कुल कितने राजभाषा था? आप लोग इसे डीप में लिखने का प्रयास कीजिएगा, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। आप लोग अधिक से अधिक कमेंट करने का प्रयास कीजिए। आपका कमेंट और लाइक ही हमें जो है कि एक दूसरे दिन जो है कि आपके एक अलग एनर्जी के साथ बैठने का मौका मिलता है। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चल रहा है क्यों रोक रहा बताओ? एग्जाम क्वेश्चन में जो कंट्रोल करेगा एग्जाम कहीं भूलेगा।